स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने एक मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में। इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ, तो आपको मालूम है कि जब यूरोपियन कंपनियाँ आई उनमें से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ जैसे पहले शिक्षा का विकास किया, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी चेंजेस उन्होंने किए उस पर मैं पहले ही वीडियो कर चुका हूँ और उस पर क्लियर जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे हमने बात की है। आज हम बात करेंगे उस समय के पत्रकार या उस समय की जो पत्रकारिता वाला जो क्षेत्र था, है ना, या जो जितनी भी मैगज़ीन थी या पत्र थे, है ना, या अखबार या न्यूज़पेपर आप कह दो, है ना, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू उसी से रिलेटेड होने वाले, डिटेल में जाएंगे और चीज़ों को देखेंगे कब कौन कैसे स्टार्ट हुई। बाकी चीज़ों के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है पाठशाला ऋषिकेश, ये सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो ऑफलाइन बैचेज़ हैं वो पाठशाला ऋषिकेश के जो ऑफलाइन बैचेज़ हैं एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे और उत्तराखंड पुलिस के लिए, ये स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो मुझे लगता है हर पढ़ने वाला विद्यार्थी ये बहुत अच्छे से जानता होगा कि बंगाल गजट जो था वो भारत का पहला समाचार पत्र था। एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बनाए रखा जा सके। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। लेकिन बंगाल गजट जो था कब? 1780 के ड्यूरेशन में जो था, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे। हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ कि भाई निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? देखिए, प्रेस सेंसरशिप लागू की, ये पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं कि ये प्रतिबंध नहीं है, ये सेंसरशिप है कि कुछ नियम कायदे कानून बना दिए जाएं। इसका ऑप्शन देखिए और कोशिश कीजिए कि आप आंसर कर पाएँ। ऑप्शन है हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी, वेलेजली। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हैं कि ए बी सी डी, तो इसको नज़रअंदाज करते हुए आप ये देख लीजिए कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। हेस्टिंग्स ने, जॉन एडम्स ने, डलहौजी ने या वेलेजली ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वेलेजली। कैसे हो जाएगा और क्यों हो जाएगा आगे देखिएगा और समझ में आएंगी चीज़ें। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 की ये बात है, सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रतिक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। सेंसर है, कुछ कंडीशन लगा दी गई कि ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो भी प्रकाशन है उसको पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। तो ये दो शर्तें थी। दूसरी शर्त है कि प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रतिक्षण, इसका मतलब है, प्रतिक्षण का मतलब है कि छपने से पूर्व भेजना होगा। ठीक है, तो ये वाली बात थी। वेलेजली आपको आंसर मिला होगा। अगला चलते हैं। 1818 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो आपको मालूम है कि ये छोटी सी गलती है ईयर के ऊपर, इसको थोड़ा सा बदला जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लिटन, मिंटो, रिपन, है ना। इसको आप ईयर को क्या लिख लेंगे? 1881 लिख लेंगे। आपको बात समझ आ रही होगी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है देशज भाषा। देशज भाषा का जो प्रेस एक्ट था उसे किसने रद्द कर दिया था, ये क्वेश्चन है। तो आप देख पाएंगे कि रिपन ने उसको रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन की ये बात है। 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876-80 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। ठीक है, तो ये है लॉर्ड लिटन के टाइम पे लाया गया था और रिपन ने उसको दोबारा से चालू कर दिया था।
फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, देखिए फारसी साप्ताहिक है, मिरात उल अखबार है, इसका प्रकाशित या इसको प्रकाशन कौन करते थे? तो आंसर देखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन इसकी रहेगी। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, कई बार भाषा पूछी जाती है तो क्या है? बांग्ला संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो कई लोगों को संवाद कौमुदी मालूम होगा, प्रज्ञा का चांद मालूम नहीं होगा, नोट कर लो। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरात उल अखबार या बुद्धि दर्पण दोनों ही है, मिरात उल अखबार क्योंकि फारसी नाम है, हिंदी में उसका ट्रांसलेट कर लो, बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का मतलब प्रचार जो छापने की सामग्री होती है उसको जब्त करने का अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन रॉय को साप्ताहिक पत्र मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। तो पूरी एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूं मैं ताकि आपके साथ एमसीक्यू भी आप करो और साथ में कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए। गदर पत्र की बात है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो जिन लोगों को लाला हरदयाल का नाम अगर मालूम होगा तो ये बात आपको क्लियर एंड कट समझ आएगी। लाला हरदयाल, गदर पत्र और उर्दू भाषा। ठीक है, 1 नवंबर 1913 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले का समय गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। बात सही, किस भाषा में हुआ भाई? उर्दू भाषा में हुआ। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। आगे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन देखोगे कर दोगे। गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे जानते हैं कि भाई कैसे किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। किसने की थी? देखो कितना बड़ा नाम है, अमृत बाजार पत्रिका। राइटर का नाम देखो शिशिर कुमार है ना, संपादक का नाम मतलब शिशिर कुमार घोष। तो एक बढ़िया नाम है, लंबा नाम है तो आप याद कर लोगे आराम से। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात किस में हो गई? अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि देशी भाषा अधिनियम बोला है, वर्नाक्यूलर का मतलब ही होता है देशज भाषा। बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी, ये जानकारी है, ऐड कर सकते हैं। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश। अब ऐसे ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं प्रेस के करा रहा हूं, ये आप लोग तभी देखोगे और आप लोगों को बात तभी समझ आएगी जब आपने समझा होगा कि जब आप पेपर देने जाते हो तो इजी क्वेश्चन तो सभी करते हैं, लेकिन जो अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कुछ वेरिएशन है, उन लोगों वो क्वेश्चन जल्दी ना तो याद होते ना जल्दी वो मिलते हैं। ये वही क्वेश्चन है, उसी टाइप के हैं कि एक एक टाइप को मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ करके जा रहे हो और उसकी तैयारी कर रहे हो। तो यहां पर नाम हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक जो पत्र था वो स्टार्ट किया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का बड़ा प्रभाव इस पेपर पे पड़ा था। क्या है? सोम प्रकाश। बांग्ला साप्ताहिक 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, नील आंदोलन के किसानों के हितों में बहुत समर्थन किया था। किसने? तो भाई बोलोगे सोम प्रकाश का जो प्रकाशन था उन्होंने। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन, क्या था? एक साप्ताहिक पत्र हरिजन था। प्रथम अंक कब छपा था? 11 फरवरी 1933। तो 1932 का तुम्हें याद आएगा कि हरिजन सेवक संघ के बारे में तुम्हें याद आएगा, तुम्हें पता चलेगा गांधी और अंबेडकर का जो समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट कहते हैं 1932, वो याद आएगा। हरिजन का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया? कहां से प्रकाशित किया गया, यही सवाल है। 4 चीजें हैं, मुंबई, अहमदाबाद, पूना, नासिक से। ठीक है, बेसिक चीजें हैं तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा पूना से ये प्रकाशित किया गया था। आगे चलते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, ये वाली बात मालूम।
ठीक है, इसमें ये वाली चीज़ अगर दोबारा नोट कर सकते हो तो ये कर लो एक बार कि भाई इसके संपादक आरवी शास्त्री थे। कई बार ऐसा आता है कि इसके संपादक के बारे में पूछा जाता है क्योंकि स्थापना तो की थी, लेकिन कौन थे, तो बोला भाई कि आरवी शास्त्री जो थे वो इसके संपादक थे। ये वाली लाइन जरा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसीलिए रोक लिया है चीज़ों को। आगे चलते हैं। मराठी पाक्षिक है कौन सा? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत का किसने आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत को किसने आरंभ किया था? किसने, संपादक कौन थे उसके, ये वाली बात पूछी जा रही है। तो बाल गंगाधर तिलक ने, बी आर अम्बेडकर ने, वी डी सावरकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जैसा आप आंसर महसूस कर पा रहे होंगे कि बी आर अम्बेडकर साहब ने बहिष्कृत समाज या बहिष्कृत भारत, माफ़ कीजिएगा, बहिष्कृत भारत जो था उसका पत्रिका जो थी वो स्टार्ट की थी। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। ठीक है, ये सभा थी जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्या को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? कौमी आवाज का आरंभ किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, खलीकुज्जमान। ठीक है, ये है ऑप्शन। तो देख लेते हैं कौमी आवाज़ किसने किया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी। कौमी आवाज़ एक पत्र था, नामक उर्दू अखबार, ठीक है, क्या था, अखबार था, का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया था। इसके संपादक अहितुल्ला अंसारी थे। इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर इसका आंसर सही कर लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। ये एक छोटी सी गलती हो गई थी तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, कहीं आप भूल ना जाएं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था कौमी आवाज़, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। इनका था अल हिलाल, है ना, अभी याद आया, तो अल हिलाल था इनका, अल हिलाल था, ये दिमाग से निकल गया था। कौमी आवाज़ है, जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू किया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा से पढ़ लो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक कौन थे? तो हयतुल्ला अंसारी इसके संपादक थे। तो यहाँ से बात बिगड़ी और वहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, लेकिन चीज़ें सही होती हैं, सही की जाती हैं, सही समझाया जाता है। तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, है ना। यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। ये 4 ऑप्शन हैं, आप आंसर कर सकते हैं। हम यंग इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो ये वाली एक बात आपको समझ आई होगी। तो आगे पीछे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, होम रूल पार्टी, उग्रवादी पार्टी, गदर पार्टी या स्वराज पार्टी। तो आंसर देख लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए है। ठीक है, होम रूल पार्टी को आप याद कर सकते हैं, गदर पार्टी को कर सकते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऑप्शन सही है कि नहीं है। महात्मा गांधी पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक प्रकाशन करते थे, एनी बेसेंट ने इसका किया था। तो होम रूल इसका आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, होम रूल इसका आंसर कंफर्म है। आगे चलते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन कहाँ थी? अगर ध्यान से आप देखें तो इंडियन ओपिनियन के बारे में आपको पता चलेगा कि गांधी जी जब कहाँ गए थे? गांधी जी गए थे अफ्रीका। कहाँ गए थे गांधी जी? अफ्रीका गए थे। अब गांधी जी अगर अफ्रीका गए थे तो वहाँ जाके कई सारे काम किए, उनमें से एक है इंडियन ओपिनियन। तो देखो इंडियन ओपिनियन की हिस्ट्री। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल थे। किसके? इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल थे। मनसुख लाल नज़र थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। तो नटाल कांग्रेस 1894-1905 में इस्टेब्लिश की थी महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी ने की थी। उसके सचिव कौन थे? तो भाई आपको मनसुख लाल नज़र याद रखना है। यह पत्रिका गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा मनसुख लाल नज़र।
मनसुख लाल नज़र इसका आंसर हो जाएगा किसका, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का। आगे चलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र। तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आएगा तो एक तो केसरी याद कर लो, एक मराठा याद कर लो, ठीक है, केसरी और मराठा सीधा सीधा बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से आपको याद होना चाहिए। सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट को मैंने कवर किया है। साथ ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के जो एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते थे उनको भी मैं लाया हूं। तो इस तरह से आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होंगे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है तो एक बार फिर से रिविजन कीजिए, इन क्वेश्चन को दोबारा से लगाइए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाठशाला के और अधिक जानकारी के लिए या आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, पाठशाला ऋषिकेश। थैंक यू वेरी मच।